क्या मॉनसून सत्र से पहले राहुल गांधी की घेराबंदी रंग लाएगी? राहुल गांधी जिस तरह से विपक्षी दलों को एक मंच पर ला रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द का सबब बन गई है। सबसे बड़ी बात, तृणमूल कांग्रेस, जिसने खुद को इंडिया गठबंधन से लगभग अलग कर दिया था, तृणमूल कांग्रेस भी इस बैठक में शामिल हुई है, जो राहुल गांधी के पहल पर बुलाई गई थी। मगर हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि यह मानसून सत्र कब आ रहा है। सोमवार को यह मानसून सत्र एक ऐसे वक्त शुरू हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे थे। यह एक ऐसे वक्त शुरू हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर बहस तेज हो गई है और डिगरी दुबे यानी निष्कांत दुबे ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो भाजपा को 150 सीटें नहीं मिलती। यह एक ऐसे वक्त पे शुरू हुआ है जब चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे दी है कि जो आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR बिहार में कर रहे हैं, वो नागरिकता का टेस्ट या नागरिकता का जो है इम्तिहान नहीं होना चाहिए। यानी कि चंद्रबाबू नायडू इस मॉनसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द हो सकते हैं, क्योंकि जो SIR इस वक्त बिहार में चल रहा है, विपक्ष इस मुद्दे पर जोरों से घेरने वाला है भारतीय जनता पार्टी सरकार को। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने यह तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं। दरअसल कल एक ऑनलाइन बैठक हुई। जी हां, इस ऑनलाइन बैठक में इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम नेता शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बैनर्जी को आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला को देख पा रहे हैं। दक्षिण से कई नेता, वामपंथी नेता यहां दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, तमाम बड़े बड़े नेता, तेजस्वी यादव भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी बैठक, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी किस तरह का घेरेबंदी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि राहुल गांधी की जो अक्सर आलोचना होती है कि वो इंडिया गठबंधन के नेताओं से सलाह मशवरा नहीं करते हैं। उनके जो अंदाजे बयां हैं वो बहुत ही ठाट बाट वाले, राजानुमा अंदाजे बयां हैं। राहुल गांधी उसे त्याग कर यहां पर सबसे मंत्रणाएं कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बात यहां नहीं रुकेगी। राहुल गांधी इसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करेंगे जहां वो तमाम राज्यों का दौरा करेंगे, वहां के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। बाय द वे, यहां पर आप संजय राउत और उद्धव ठाकरे को भी देख रहे हैं, जो कि गठबंधन का एक अहम हिस्सा हैं। साथ ही शरद पवार को भी यहां देख रहे हैं। शरद पवार जिनकी भूमिका को लेकर, इंडिया गठबंधन के अंदर उनकी भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार के भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाने को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बावजूद इसके यहां पर शरद पवार दिखाई दे रहे हैं और इससे पता चलता है कि राहुल गांधी किस तरह से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये कुनबा, इंडिया गठबंधन का ये कुनबा बना रहे। और सबसे बड़ी बात, वो चाहते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अहम मुद्दों पर घेरा जाए। त्वरित अंदाज में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है, इसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। और साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि जो बहस मोहन भागवत ने शुरू कर दी है, उसका क्या असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है, हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले, क्या मुद्दे मानसून सत्र में इंडिया गठबंधन उठा रहा है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। इंडिया गठबंधन सांसद के मानसून सत्र में बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कई अहम कदम उठाने वाला है। उनके नेताओं की बैठकों और बयानों के आधार पर जो मुद्दे सामने आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहलगाम आतंकवादी हमला, सरकार ने इस हमले के बाद कैसी प्रतिक्रिया दी, उसे लेकर सवाल पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अब तक जिन आतंकवादियों ने उन 28 पर्यटकों को मारा था, उनका अब तक कुछ नहीं पता चला है। कहां गए वो? बैसरण घाटी में सुरक्षा क्यों नहीं थी? इन सवालों के जवाब अब तक सरकार नहीं दे पाई है। सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम, इस पर विशेष सत्र बुलाने की मांग विपक्ष कर रहा था, खासतौर से राहुल गांधी, मगर उसे स्वीकार नहीं किया गया। आगे, ऑपरेशन सिंदूर, इस सैन्य ऑपरेशन को अचानक क्यों रोका गया? इसके बारे में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गई? इस पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, गलत GST के समय बोला था और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में
आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। ये आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे के सारे मीडिया वाले जानते हैं। और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप शायद 24वीं बार सामने आए हैं और कहा है कि वॉर मैंने रुकवाई। वॉर मैंने रुकवाई। अब तक ये कहा जाता था कि पोपो ने वॉर रुकवाई। अब ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैंने व्यापार का झुंझुना दिखाया और अब जो उनका ताजा बयान आया है उससे और बवाल मच गया है। उन्होंने यह तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे। सबसे बड़ी बात, ये जो 5 का आंकड़ा है वो पाकिस्तान छोड़ता रहता है। मुद्दा ये नहीं है, पाकिस्तान पर मुझे कोई विश्वास नहीं है, ये मत भूलिए। कैप्टन शिव कुमार, हमारे डिफेंस अटैचे, क्या कहा था उन्होंने? राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे फाइटर जेट्स गिरे। सीडीएस अनिल चौहान, फाइटर जेट्स गिरे, 2 दिन तक फिर हमने उड़ान नहीं भरी। इसके अलावा डिप्टी चीफ राहुल सिंह, क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था कि अब चीन और पाकिस्तान एक साथ सामने आ गए हैं भारत से लड़ने के लिए। हमारे वायुसेना से जुड़े हुए अमरप्रीत सिंह, क्या बयान दिया था कि किस तरह से रक्षा सौदों में दिक्कतें हैं, हमारे जो हथियार हैं उन्हें डिलीवर नहीं किया जा रहा, उसमें देरी हो रही है। ये तमाम बयानात और अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि 5 फाइटर जेट्स गिरे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. इस सवाल का भी जवाब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार को देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन, विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए वोटर सप्रेशन और धांधली की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात, चंद्रबाबू नायडू ने इस मुद्दे पर तीखे तेवर अपना लिए हैं। सबसे बड़ी बात, चंद्रबाबू नायडू ने SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं और उनकी क्या आपत्तियां, इस पर गौर किया जाए एक एक करके। चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ने बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो इस तरह से हैं। टीडीपी ने कहा है कि SIR की सीमा साफ साफ तय होनी चाहिए और इसका मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करना होना चाहिए, ना कि नागरिकता की जांच करना। नायडू ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि SIR को नागरिक वेरिफिकेशन से जोड़ना ठीक नहीं है और फील्ड में जो भी निर्देश जाएं उनमें यह फर्क साफ तौर पर बताया जाए ताकि वोटर्स को अनावश्यक दिक्कत ना हो।
पार्टी ने कहा एसआईआर जैसी प्रक्रिया चुनाव से 6 महीने पहले नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे वोटरों का भरोसा डगमगा सकता है। बिहार चुनाव से ठीक पहले इस प्रक्रिया की टाइमिंग को टीडीपी ने सवालों के घेरे में रखा। नायडू ने कहा कि जो लोग पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज हैं उनसे दोबारा सबूत मांगना गलत है जब तक कोई ठोस वजह ना हो। टीडीपी ने मांग की है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, किसी का नाम गलत तरीके से ना हटे और जरूरत पड़े तो थर्ड पार्टी ऑडिट भी हो ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। थर्ड पार्टी ऑडिट यानी तीसरा पक्ष भी इसमें दखल दे। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के चुनाव आयोग में नायडू का विश्वास, और नायडू के तेवर क्यों अहम है मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ वोटर्स सूची को दुरुस्त करना नहीं है, उसके जरिए वो नागरिकता पर बहस चाहती है। आपने देखा होगा गोदी मीडिया के गुर्गे जो हैं, छोटे छोटे गुल्लू कालू पापा की परियां, वो क्या कह रहे हैं, भाई अगर नागरिकता का टेस्ट हो रहा है तो क्या दिक्कत है। यानी कि संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, इसके कोई मायने नहीं रह गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के जरिए, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। मगर कहीं ना कहीं नागरिकता को लेकर एक बहस छोड़ना और उसके जरिए देश के माइनॉरिटीज को घेरना, नेपाली, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उसके जरिए हिंदू मुस्लिम करना, मकसद यह है। और इसी को लेकर चंद्रबाबू नायडू चेतावनी दे रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, मॉनसून सत्र जो शुरू हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल से बड़ा सिरदर्द इस वक्त चंद्रबाबू नायडू हैं। और राहुल गांधी इस बात को बखूबी समझते हैं। सबसे बड़ी बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर बहस शुरू हो गई है। और क्यों हुई है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सामने आया है मोहन भागवत का बयान, जो खुद 75 साल के होने वाले हैं। और अगर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बन जाएगा। मगर पार्टी के एक सांसद ने कह दिया है कि अगर मोदी पद से गए तो भाजपा को 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी। सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा था। जब कोई 75 साल का हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को अवसर देना चाहिए। मोरोपंत पिंगले ने एक बार कहा था कि जब आपको 75 साल की उम्र में शॉल पहनाई जाती है तो इसका मतलब यह है कि अब आपको रुक जाना चाहिए, आप बूढ़े हो गए हैं, हट जाओ और दूसरों को आने दो। अब आपको निशिकांत दुबे ने क्या कहा है उस पर गौर कीजिए, क्योंकि निशिकांत दुबे जो भी बात कहते हैं भाजपा के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। वो प्रधानमंत्री की चाटुकारिता कर रहे थे, वो ये कोशिश कर रहे थे कि इस चाटुकारिता से उन्हें मंत्री पद मिल जाए, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा को एक्सपोज कर दिया। कैसे, गौर कीजिएगा, पहले गौर कीजिए उन्होंने बयान क्या दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया। दुबे ने भाजपा की चुनावी जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की ही छवि है जिसके कारण आज बीजेपी तीसरी बार सत्ता में है। भाजपा सांसद ने कहा, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी हमारे नेता ना हो तो भारतीय जनता पार्टी चुनावों में 150 सीटें भी ना जीत पाए। भाजपा की सफलता के पीछे का मुख्य कारण प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का विश्वास है। पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा इतना मजबूत है जिसका लाभ बीजेपी को मिला है, ऐसा निशिकांत दुबे ने कहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। मोदी ना हो तो 150 सीटें भी ना मिले। इसका अर्थ पिछले 11 सालों से भाजपा ने कुछ नहीं किया। अगर आप काम कर रहे होते तो आपको अपने दम पर सीटें मिलनी चाहिए थी ना। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि पिछले 11 सालों से क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महानायक के तौर पर इनका मीडिया पेश करता है।
विपक्ष के तमाम नेताओं को बदनाम किया जाता है, एंटी नेशनल कहा जाता है, उनके खिलाफ झूठ कहा जाता है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ मोदी की वजह से 150 सीटें मिल रही हैं, सिर्फ 150 सीटें बाय द वे, बावजूद इसके कि आपके पास एजेंसीज हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का गुप्त पैसा है, मीडिया का प्रचार है, और मीडिया प्रधानमंत्री के पक्ष में किस तरह का प्रचार कर रहा है, इस पर भी गौर किया जाए। एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पुतिन को भी चाहिए मोदी की गारंटी। पापा की परी मोदी नाम ही काफी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप? खबरदार, इंडिया के पापा, पापा की परी ने बता दिया है कि उनके पापा यहां कौन हैं, इसलिए मैं पापा की परी कहता हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया विराट को गुरु ज्ञान, यानी कि विराट कोहली को भी क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं प्रधानमंत्री बकौल गोदी मीडिया। आगे देखिए साहब, मोदी मंत्र से मिटेगा कोरोना, चांद पर होगा मोदी मोदी, कोई नहीं है टक्कर में, रूस को डूबने से बचाएंगे मोदी, एंड हु कैन फॉरगेट पॉपो ने वॉर रुकवा दी पॉपो। सुनिए, वॉर रुकवा दी पापा। यह बात अलग है कि ट्रंप के सामने बोलती बंद हो जाती है प्रधानमंत्री मोदी की। ट्रंप बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं, अब तो वो 5 फाइटर जेट्स के गिरने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खामोश है। हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं, उनके मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता है, आज तक नहीं निकला है बाय द वे। क्यों? कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर मीडिया जो 99% घरों तक पहुंचता है, ये तमाम सवालात उठा रहा होता, बजाय कि उन्हें इंडिया का पापा बता रहा होता, वर्ल्ड कप जितवा रहा होता, विराट कोहली को क्रिकेट सिखवा रहा होता, अगर यह सब ना कर रहा होता, अपना काम कर रहा होता, तो निशिकांत दुबे के लॉजिक से तो भाजपा को 50 सीटें भी नहीं मिलती, क्योंकि 150 सीटें भी प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मिल रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोदी मीडिया किस तरह से पेश करता है, आप भूल गए? टॉनिक परी ने किस तरह से एक शो में कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उन्हें डिफेंड करूंगी। भूल गए आप कि नहीं भूल गए? तो ये सब होता है गोदी मीडिया में। अब मुझे बताइए, ऐसे में किस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस देश को एक स्वस्थ लोकतंत्र बताएंगे? बहरहाल, मैं बात कर रहा हूं मुद्दों की, और इन मुद्दों का जिक्र जयराम रमेश ने किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। किन मुद्दों को हमें प्राथमिकता देनी है, और ऐसे ही राजनीतिक जो आज स्थिति है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ईडी का दुरुपयोग, नोटबंदी बिहार में, सिंदूर और राष्ट्रपति ट्रंप और चीन, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, सब लोग जानते हैं। ये मुद्दे नए मुद्दे तो नहीं। इस पर राहुल जी ने बहुत बार अपनी बयान दी है, खरगे जी ने भी कहा है, हमने प्रधानमंत्री को खत भी लिखा है। जब हम विशेष सत्र की मांग कर रहे थे मई के महीने में, हमने ये सब कहा था। तो ये बैठक होना वास्तविक है। सबसे बड़ी बात, कुछ देर पहले मैंने मीडिया का जिक्र किया था दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो नेहरू पर प्रहार करती है, अपने कामों का जिक्र नहीं करती है। वरना जैसे मैंने बताया ना, 50 सीटें भी नहीं मिलती हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, वो अपने एक चाटुकार अर्नब गोस्वामी का सहारा ले रहे हैं। वो अर्नब गोस्वामी जो 2014 से पहले सत्ता से सवाल करता था, मगर भाजपा ने इसे एक्सपोज कर दिया, इसकी कमजोर रग को पकड़ लिया, उसके बारे में ये कुलबुलाने लगा छोटे मोटे कुक्कुर की तरह। नतीजा आपके सामने है, अब भी वो कांग्रेस से सवाल करता है। सिर्फ 20 सेकंड देखिए, अब भी वो नेहरू के भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, और भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल, अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसे पेश किया है। देखिए, करीब 20 सेकंड, और उससे आप खेला समझ जाएंगे। I begin with a premise that many people below the age of say 25 or 30 would not have a very strong living recollection of the corruption of the Congress, and thence they may believe there's a Mohabbat ki dukan which Rahul Gandhi is running. But my point is tonight, and I shall elucidate it, and I will prove it with facts, that this is a very corrupt party. I take you back, and a very corrupt family. तो आप मुझे बताइए दोस्तों, जब मीडिया सत्ता से सवाल ना करे, उसके गुण गाए, तो कहां उनसे सवाल होगा? निशिकांत दुबे ने जो बात कही है वो आंशिक तौर पर सही है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा सिर्फ उनके पालतू मीडिया की वजह से है।
इसीलिए तेजस्वी, अखिलेश, राहुल गांधी, इन सब की राह बहुत मुश्किल है और जीत कई बार नामुमकिन दिखाई दे रही है। बिहार में देखिए क्या ड्रामा चल रहा है। रोज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। मेरे ख्याल से पिछले 10 दिन में 40 हत्याएं हो गई हैं, मगर किसी गोदी मीडिया में आप इसकी चर्चा नहीं सुनते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग का जो चल रहा है उसको लेकर ढेरों सवाल हैं, धांधलियां हैं। पत्रकार अजीत अंजुम ने उसे बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। एक व्यक्ति ने जमीन पर घूम के इसे एक्सपोज कर दिया है, मगर कोई चर्चा नहीं। इस गोदी मीडिया के पास करोड़ों रुपए के रिसोर्सेज हैं, सैकड़ों रिपोर्टर्स हैं, कोई रिपोर्टर जमीन पर नहीं उतर रहा है, जिससे पता चलता है कि हमारा लोकतंत्र कितना कमजोर और कई मायनों में खोखला भी है। इसीलिए मॉनसून सत्र में राहुल गांधी की चुनौती मुश्किल है, मगर वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।